हेलो दोस्तों। यूपीएसआई 2021 अध्याय 5 संसदीय व्यवस्था संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका देखने वाले हैं आज। तो बात की संसदीय व्यवस्था, इसकी जो मेन पॉइंट है सारे आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो इससे पिछले वर्षों में पूछे गए यूपीएसआई की परीक्षाओं में। ठीक है, तो 2 दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं स्पीड में। पॉइंट याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, कैसे भी करना है, आपको पढ़ना है, बस वर्दी लेनी, बात खत्म, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 54 और 75 केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 164 के अंतर्गत राज्य में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है। बात समझ में आ गई। आधुनिक समय की लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के विधायिका और कार्यपालिका अंगों के बीच संबंधों की प्रगति के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय मतलब कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के स्वरूप में वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के प्रति कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति किसके उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हो, अर्थात कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बनता है, दिमाग में बैठा लेना। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, कनाडा व जापान देशों में प्रचलित है। समझ गए? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार बोला जाता है, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन में, भारत में है, कनाडा में है, जापान में ऐसा है। आइवर निक्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। जो कैबिनेट परिषद होती है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका समूह। राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती तथा यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल में मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती। बात समझ में आ रही? अगर अपने यहाँ पे जो है, अगर ये वाला ना होता, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, संसदीय ना होके अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होती तो फिर क्या होता? विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है फिर उसमें। ठीक है, वो स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति सरकार को गैर संसदीय, गैर उत्तरदायी या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका में चलती है, रूस में चलती है, ब्राज़ील में चलती है, श्रीलंका में चलती है। क्लियर है? भारत में संसदीय शासन का स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया संसदीय शासन की व्यवस्था? ब्रिटेन से। सरकार के 3 अंग, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। ठीक है। संघीय कार्यपालिका भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक। अनुच्छेद 52 से 78 तक इसमें राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिमंडल आता है, महान्यायवादी, इतने समझे। याद रखना, पूछता है क्वेश्चन में कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं। मुख्य इसमें राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल कहते, मंत्रिमंडल में ही प्रधानमंत्री आ जाता है, फिर और महान्यायवादी, 3 होते। 3 अगला राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती तथा इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करता है। आर्टिकल 53 फर्स्ट, राष्ट्रपति तीनों थल, वायु, जल सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। अनुच्छेद 53(2) बोलता है। विदेश में
तैनात राजदूत उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात समझ में आ रही? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो विदेशों में राजदूत तैनात किए जाते हैं, या राजदूत व उच्चायुक्त, तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी दूसरे देश के साथ युद्ध को घोषणा करने का अधिकार भी होता है। कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं, सर्वाधिक अवधि 12 वर्ष तक के रहे हैं, 1950 से 62 तक। राधा कृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे, भारत रत्न से सम्मानित थे, प्रथम राष्ट्रपति। भारत रत्न से सम्मानित सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी, 62 से 67 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, सबसे कम अवधि तक रहे थे, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, 2 ही साल तक रहे थे। अच्छा। वीवी गिरी कार्यकारी बनाए गए थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है। 69 से 69 कुछ दिन के लिए ही बनाए गए, फिर जब तक चुनाव नहीं हुआ था, फिर चुनाव हो गया, तो फिर ये भी विधायतुल्ला भी बने थे। राष्ट्रपति शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ले ली थी। वीवी गिरी 1969 से 1974 एकमात्र राष्ट्र जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। भाषा में मतलब दूसरी बार मतगणना करनी पड़ी थी, ठीक। वोटों की गिनती फखरुद्दीन अली मोहम्मद 1974 से 1970 तक, एक कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर बीडी जत्ती कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं 1977 से कुछ दिनों के लिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। नीलम संजीव रेड्डी 1972 से 1982 तक थे, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे ये। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, 82 से 87 तक थे। आर के वेंकट रमत सर्वाधिक आयु वाले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल, इनके बारे में वैसा कोई तथ्य नहीं है, 1972 से 77 तक। के आर नारायण प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो दलित वर्ग से, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? के आर नारायण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1902 से 1907 तक, प्रथम वैज्ञानिक, राष्ट्रपति बनने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक। रामनाथ कोविंद जुलाई 2007 से द्वितीय दलित राष्ट्रपति, ये भी दलित हैं, तब से कार्यरत हैं। ये दिसंबर 2020 तक के डाटा है, ठीक है। वैसे अभी ये सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि अभी भी हमारा राष्ट्रपति बदला तो है नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अनुसार जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली प्रांतोचौधिक विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अच्छा, यह भी याद रखना है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण अनुच्छेद 71 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? इसके राष्ट्रपति संबंधित जितने विवाद हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको सॉल्व किया जाता है। अनुच्छेद 71 में ऐसा लिखा गया। राष्ट्रपति कार्यकाल, वेतन, शपथ देख लेते हैं। आर्टिकल 56 का इनका कार्यकाल कितना? शपथ ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक के लिए, ठीक, पद ग्रहण करने से लेके। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देखता है? उपराष्ट्रपति को। इनके राष्ट्रपति के वेतन 5 लाख, आयकर से मुक्त होता है, इनका कोई आयकर नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं देते ये, ठीक। निःशुल्क निवास संसद से सब मिलता है, भत्ता वगैरह सब मिलता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रपति को 12 लाख पेंशन प्रदान की जाती है, 12 लाख रुपया पेंशन भी मिलती है। अब पूछो, आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीय तथा विधि परिरक्षण, संरक्षण एवं परिरक्षण की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का CJI, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। यह राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र
अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। वास्तव में कोई मर जाता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो जाता है? उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति काम करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा काम करता है, तभी ना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं। ठीक, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक, संविधान कब का महाभियोग लाया जा सकता है? जैसा लगता है संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तब। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन की पूर्व सूचना से शुरू की जा सकती है। मतलब राज्यसभा लोकसभा कहीं भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, बशर्ते 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी, भैया हम तुम्हारे खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं। आ गई बात समझ में? बशर्ते उस सदन में 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करें। आरोपों का अन्वेषण कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। 1/4 सदस्य लिखित देते हैं तभी लाया जा सकता है। अच्छा, मतलब तैयार होने चाहिए इतने सदस्य तभी लाया जा सकता है। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अच्छा, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यताएं। आर्टिकल 58 में इनकी योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए वो। अगला, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, परम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व राज्य के अन्य मंत्री लाभ के पद के अधीन नहीं होते, अतः उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अहम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये सब भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी और पद पे, जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल भी किसी और पद के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, और जब तक राष्ट्रपति हो किसी और पद पर नहीं हो सकता है। बात समझ में? ऐसा भी है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य इंपॉर्टेंट है ये सब। आओ देखते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों, राष्ट्रीय महिला आयोगों, राज्यपालों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इतने लोगों की नियुक्त करता है, याद रखिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। बात समझ में? जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। ठीक है, यह संसद की बैठक बुला सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। अगर लगता है तो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा दोनों को इकट्ठे बुला सकता है, और सत्तावसान भी करता है, सत्र का समापन भी करता है। ठीक है, वह प्रत्येक नए लोकसभा नए चुनाव से पश्चात तथा उसके प्रत्येक वर्ष के बीच प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। नए राज्य के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन, संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि पर भारित व्यय वाला विधेयक, राज्यहित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत की नहीं होते। मतलब इन्हें प्रस्तुत करने के लिए संसद में पहले ही राष्ट्रपति के परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आ रही? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों के मनोनयन को वर्ष 2019 के 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अर्थात एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे 2 सदस्य, वो अब नहीं चुने जाते। बात समझ में आ रही? इसे 104वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। कब किया गया? 2019 में। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब अध्यादेश भी जारी कर सकता है, वो कानून बन जाएगा। अच्छा, जैसे सत्र न चल रहा हो कभी और कोई इस तरह की बात हो जाए, कोई लगता है कोई कानून होना चाहिए इसके लिए, तो ऐसा अध्यादेश जारी कर सकता है। वो माना जाएगा, मान्य होगा, फिर बाद में उस पर चर्चा होगी, उसे संसद पास कर देगी, कानून बन जाएगा, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। ठीक, स्वतः 6 महीने तक होता है
किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तक ही होती है। संसद की मंजूरी न मिलने से इसकी अवधि 6 सप्ताह की होती है, 6 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है फिर। अच्छा, न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने पर हार और कम करने का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। किसी सार्वजनिक हित में प्रश्न राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन ऐसा सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे न दे वो उसके लिए बाध्य नहीं है, परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है, दे या न दे उसकी मर्जी। ठीक है, ऐसा भी है। राष्ट्रपति किसी जात को अनुसूचित जात की श्रेणी से अधिसूचित कर सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। वैसे काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसके 2 पार्ट में रख लेते हैं क्या। कितने पेज है? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5, 6, 7, 8 पेज है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 देख लेते हैं आज, 4 देख लेते हैं आज, 4 का देख लेंगे कल। ठीक है, ये देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति खत्म कर लेते हैं आज। ठीक, फिर आगे देखेंगे कल। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया उपराष्ट्रपति का पद? अमेरिका से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत उपसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब उपराष्ट्रपति बनते हैं, ये कहाँ का सभापति बन जाता है? राज्यसभा का। बात समझ में आ रही? पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 62 तक प्रथम उपराष्ट्रपति। सर्वाधिक लंबा काल 10 वर्ष तक डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67। वी गिरी सबसे कम अवधि 2 वर्ष के लिए 69। जी एस पाठक 1969 से 74। बी डी जत्ती 1974 से 29। हिदायतुल्लाह वेंकटरमण, डॉक्टर सी वर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह सेखवाल, इनकी भी कृष्णकांत के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, याद रखना। मोहम्मद जाकिर हुसैन 2012 में पूरा निर्वाचित होते हैं, 2007 से 17 तक रहते हैं। मतलब वेंकैया नायडू 2017 से अभी तक हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के साथ साथ इस पद पर सर्वाधिक 12 वर्ष तक रहे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं। उपराष्ट्रपति हेतु योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभपात्र ना हो। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 62 एवं 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति, जिनके साथ साथ डॉक्टर हाथीरोजन, डॉक्टर वी गिरी, आर वेंकट रमन, डॉक्टर एस टी शर्मा तथा के आर नारायण ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद भी ग्रहण किया है। इतने लोगों ने उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति का भी पद ग्रहण किया है। ये आपको याद रखना, पूछता क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन आर्टिकल 66 में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है। क्लियर होना चाहिए पॉइंट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता तो निर्वाचित सदस्य मनोनीत, क्योंकि मनोनीत भी किए जाते हैं सदस्य, तो वो दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चयन में। लेकिन राष्ट्रपति के चयन में केवल वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित हुए हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं। बात समझ में आ रही? उपराष्ट्रपति को किसी पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त की किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिया जाता है? राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति किसी जिसको भी नियुक्त करते हैं, कई लोगों को करते हैं, वो दिला सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यद्यपि इसके पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधन या त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह 4 लाख रुपया का वेतन मिलता है और अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। केंद्रीय सरकार का गठन, उनके अधिकार। अब केंद्रीय सरकार देखने में बैठेंगे तो एक थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा।
तो आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं। कितने मिनट का वीडियो हुआ? 20 मिनट का। चलो ठीक है, आज इतना काफ़ी है वैसे ही, सफिशियंट, नहीं तो 1 घंटे लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल इसे फिनिश करके परसों क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है बच्चे लोग, दोस्तों प्यारे बच्चों भी निकल आता है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाली क्लास लेता तो बच्चों की आदत है। सॉरी, माफ़ करना भाई दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।